विद्यार्थी, आज हम योजना काल में औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं उनमें औद्योगिकरण की एक होड़ सी लगी हुई है और वे अपने आर्थिक विकास का दीर्घकालीन उद्देश्य औद्योगिकरण को ही मान करके और अपना अंतिम लक्ष्य आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत भी उन राष्ट्रों में से एक है। भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और ये भी कहा जाता है कि जब आधुनिक सभ्यता का जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप जंगली कबीलों का निवास स्थान था, भारत अपने शासकों की संपत्ति तथा कारीगरों की कला कौशल के लिए विख्यात था। यानी इतने भारत प्रसिद्ध था विश्व में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तथा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो घातक नीति है उससे भारत को की जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गई। ब्रिटिश शासन काल में 18वीं शताब्दी के अंत तक जो उद्योग अंतिम सांस ले रहे थे 19वीं शताब्दी के मध्य तक अपना गौरव पूर्णतया खो बैठे थे। 1840 में परिस्थितियों के दबाव में आकर के अंग्रेज शासकों ने औद्योगिकरण के कहीं कहीं पर कुछ प्रयास करने शुरू किए, पर आधुनिक ढंग से उद्योगों की स्थापना की सही शुरुआत 1890 के बाद ही हुई। राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन ने भारत में उद्योगों के विकास का सिलसिला वापस से शुरू किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने विकास के वातावरण को तैयार किया, पर युद्ध के तुरंत ही बाद उद्योगों को विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1921-22 में विभेदात्मक संरक्षण की नीति का अनुसरण किया गया। 1930 में फिर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। 1930 के बाद चीनी उद्योग को भी संरक्षण दिया गया। 1919 तक स्थिति इसी प्रकार से चलती रही। फिर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होना शुरू हो गया था और इस युद्ध काल में भारत का औद्योगिकरण बड़ी तेजी से हुआ। उद्योगपतियों ने अब खूब लाभ कमाया तथा तेजी से विस्तार किया। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास सरकार की सुनिश्चित औद्योगिक नीति से नहीं हुआ, बल्कि परिस्थितियों, भारतीय राष्ट्रवादियों तथा राष्ट्रीय भाव से हो सका। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारत को कंगाल बनाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। भारत में आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व तक नाम मात्र की थी। 1947 में जब देश स्वतंत्र हो गया और उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ तो उसका औद्योगिकरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय जनता की आर्थिक स्वतंत्रता, संपन्नता एवं विविधपूर्ण जीवन यापन का अवसर भी खो दिया था। 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बना करके और औद्योगिकरण के लिए सरकार के सक्रिय योगदान की आवश्यकता जाहिर की थी। इस नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए 1951 में एक औद्योगिक अधिनियम पारित किया गया। उसके पश्चात जो है 1951 से लेकर के पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो है औद्योगिक विकास के विभिन्न प्रयास योजनाओं में किए गए, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जहां एक और मूलभूत एवं बड़े उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है, वहां दूसरी ओर छोटे उद्योगों का तेजी से विस्तार एवं विकास भी हुआ है। तो औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण एवं विविधता का भी विकास हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ बातों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ है।
तो उसमें हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि औद्योगिक विकास पर जो खर्च था उसमें निरंतर वृद्धि हुई है ना। योजनाबद्ध विकास के पिछले लगभग 60-65 वर्षों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। जहां प्रथम योजना में औद्योगिक विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 117 करोड़ रुपए था, वहीं पर ये 7वीं योजना में 29,220 करोड़ रुपए हो गया। 10वीं योजना में ये 1,35,203 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान हुआ है। और 11वीं योजना 2007 से लेकर जो 2012 तक थी उसमें 1,53,600 करोड़ रुपए प्रावधान था, लेकिन योजना के अंत में वास्तव में खर्च हुआ 1,85,653 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से योजनाओं के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास पर खर्चा है वो निरंतर बढ़ा है। फिर विनियोग में वृद्धि, भारत में जो है औद्योगिक विनियोग में निरंतर वृद्धि होती रही है। पहली योजना में जो विनियोग है वो 288 करोड़ रुपए था। दूसरी योजना में इसे बढ़ा करके 1788 करोड़ रुपए किया गया। 7वीं योजना में यह 1,04,627 करोड़ रुपए हुआ। और 1991 से लेकर 2001 तक कुल औद्योगिक निवेश 10,53,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित था। इसके बाद में 2004-05 में उद्योगों में कुल निवेश 1,01,178 करोड़ रुपए रहा है, जो 2007 में बढ़ करके 16,06,175 करोड़ रुपए और 2011-12 में बढ़ करके 18,90,645 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस प्रकार से 288 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था और 18,90,645 करोड़ रुपए हो गया। तो विनियोग में निरंतर ही वृद्धि हुई है। फिर औद्योगिक विकास का जो सूचकांक है, योजनाबद्ध विकास के जो हमारे 66 साल थे उसमें भारत के औद्योगिक विकास का सूचकांक निरंतर बढ़ता गया है। 2004-05 को आधार वर्ष मानते हुए अगर हम देखें तो जहां 1950-51 में औद्योगिक विकास का सूचकांक 7.9 था, जो 1980-81 में बढ़ करके 43.1 और 2013-14 में बढ़ करके 172, 14-15 में 178.6 पर पहुंच गया। तो 7.9 से 178.6 पर पहुंच गया। औद्योगिक सूचकांक भी निरंतर तेजी से बढ़ा है। फिर मूलभूत उद्योगों के लिए सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। देश की जो औद्योगिक नीतियों में प्रारंभ से ही बुनियादी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास को महत्वपूर्ण माना गया था। लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा तथा बोकारो में स्थापित की गई। भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना, बेंगलोर में HMT, कई रासायनिक उद्योग, सीमेंट के कारखाने तथा एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित किए गए। खनिज तेल की बढ़ती आवश्यकता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने भी स्थापित किए गए। छठी योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास एवं विस्तार पर बल दिया गया। 7वीं और 8वीं योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास को महत्व दिया गया। बुनियादी उद्योगों में भी जो है विकास निरंतर होता रहा है। तो इस तरह से यूरिया उद्योगों के उत्पादन में लगभग हमारे यहाँ 2400 गुना, मशीन औजार उत्पादन में 6100 गुना, सीमेंट उत्पादन में 77 गुना और पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन में 952 गुना की वृद्धि योजना काल के दौरान हुई है। ये देश में औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार माने गए हैं। उत्पादन उद्योग में विकास उपभोग उद्योग की अपेक्षाकृत तेज गति से हुआ है। 3 और इस्पात कारखानों, एक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, मैसूर के होसपेट तथा तमिलनाडु के सेलम जिले में भी लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से मूलभूत उद्योगों का विकास निरंतर योजना काल में होता रहा है। फिर उपभोग उद्योगों का भी विकास तेजी से हुआ है ना। उत्पादन उपभोग उद्योगों के विकास की गति को तेज करते हैं।
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ साथ निजी क्षेत्र को उपभोग उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उससे हमें पता चलता है कि कपड़ा उद्योग जो 1950-51 में 422 करोड़ वर्ग मीटर का कपड़ा उत्पादन करता था, वो 2011-12 में 6025 करोड़ वर्ग मीटर का कपड़ा उत्पादन करने लग गया। इसी प्रकार से कागज उद्योग 116,000 टन कागज का उत्पादन करता था, जो 11-12 में 4130 हजार टन का उत्पादन उसने करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिलों की संख्या उत्पादन की 1950-51 में 2000 थी, जो बढ़कर के 11-12 में 12,007 हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कपड़े का उत्पादन 15 गुना, कागज का उत्पादन 33 गुना और मोटरसाइकिलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। इसके पश्चात चलते हैं हम कि औद्योगिक ढांचे में जो है वो परिवर्तन भी हुआ है, यानी ढांचा भी हमारा बदला है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में संपादित विकास कार्यक्रमों में औद्योगिक ढांचे में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। भारत के परंपरागत उद्योग जैसे सूती वस्त्र है, जूट है, चीनी है, चमड़ा है के विकास में अपेक्षाकृत धीमी गति से विकास हुआ है, जबकि उत्पादक व मध्यवर्ती उद्योगों की अभूतपूर्व प्रगति से औद्योगिक ढांचे का कायापलट सा हो गया है। जहां 1950-51 में कुल औद्योगिक उत्पादन में पूंजीगत उद्योगों का भाग केवल 8% था, जो 1985-86 में बढ़कर 28.5% हो गया। इस प्रकार से जो उपभोग उद्योगों का भाग कुल औद्योगिक उत्पादन में 68% से घटकर के 20% रह गया। और भारतीय औद्योगिक ढांचे में ये जो आमूल चूक परिवर्तन है, ये औद्योगिकरण के उज्जवल भविष्य का संकेत है। औद्योगिक ढांचे में तेजी से परिवर्तन का श्रेय द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को जाता है, जिनके माध्यम से तेजी से इनका विकास हुआ है ना। उपभोग उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हम देखें तो 1950-51 में ये 67.9 थे, जो 1995-96 में 21 रह गए। और पूंजीगत उद्योग जो 1950-51 में 8% थे, वो 28% हो गए। यानी उपभोग उद्योगों का प्रतिशत घटा और पूंजीगत उद्योगों का प्रतिशत बढ़ा है, जो इस बात का संकेत है कि निरंतर तेजी से जो है विकास हुआ है। फिर उद्योगों में विविधीकरण और जो संगठित उद्योग है उनका अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास कार्यक्रमों से न केवल हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा केवल ढांचे में परिवर्तन हुआ है, बल्कि उद्योगों में विविधता भी आई है। जो भारत पहले आल्पिन तक के लिए विदेशों पर आश्रित था, अब अनेक प्रकार का इंजीनियरिंग, रासायनिक, उपभोक्ता माल का उत्पादन करने लगा है। देश में टेलीफोन, घड़ियाँ, टेलीविज़न सेट, चीनी, सीमेंट, कागज, कपड़ा, मशीनें, प्लास्टिक, सामुद्रिक जहाज, हवाई जहाज, सभी प्रकार की दवाइयाँ, सिलाई मशीनें, पंखे, ये सब आजकल भारत में बनने लगे हैं। ये अब भारत में बनने ही नहीं लगे हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में हम विदेशों को इनका निर्यात भी करते हैं। और हमारे औद्योगिक विकास की एक विशेषता भी रही है कि संगठित उद्योगों का विकास अधिक तेज गति से हुआ है। 1948-49 में कुल औद्योगिक उत्पादन का 60% छोटे उद्योगों से तथा 40% बड़े पैमाने के उद्योगों से हमें प्राप्त होता था, जो 1980 में आते आते लघु उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में भाग 49% रह गया, जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों का भाग 40% से बढ़कर के 51% हो गया। जबकि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें पूंजी की गहनता औद्योगिक प्रगति की सूचक मानी जाती है, क्योंकि जब उनका विकास होता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है फिर सार्वजनिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन बाद में कुछ रुकावट भी आई है।
उद्योगों में एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को रोकने और समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ था। अगर हम विनियोग को देखें तो स्पष्ट होता है कि जहाँ पहली योजना में सार्वजनिक उद्योगों पर विनियोग 55 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के तीसरी योजना में 1520 करोड़ रुपए हो गया। 1950-51 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 5 थी, है ना, और उनमें 29 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजित थी, जो 1965-66 में उपक्रमों की संख्या 74 और विनियोजित पूंजी 2415 करोड़ रुपए हो गई। 2000-2001 के अंत तक उपक्रमों की संख्या 234 तथा विनियोजित पूंजी 3,30,649 करोड़ रुपए से अधिक थी। मार्च 2015 के अंत तक सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 298, जिसमें 235 उपक्रम चालू हालत में तथा 63 निर्माणाधीन थे। उनमें जो संचयी निवेश था वो 10,96,057 करोड़ रुपए हो चुका था। तो भारत की जो संपूर्ण उत्पादक संपदा में जो सार्वजनिक क्षेत्र का भाग है 1950-51 में केवल 3% था, जो 1996-97 में बढ़कर 35% और 2005-06 में बढ़कर के 11.12% रह गया। बीच में 96-97 में ये बढ़कर के 35% हुआ था और 96-95 के बाद में ये वापस घटने लगा है, क्योंकि अब हम इसके विनिवेश पर जोर देने लग गए हैं। तो उत्पादन का जो विक्रय मूल्य है वो 2014-15 में 19,95,902 करोड़ रुपए था। इसके अलावा 1951 में संगठित उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 3% था, जो बढ़कर के 1966 में 30% और छठी योजना के अंत तक 35% हो गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा में लौह इस्पात के कारखाने, भोपाल में बिजली की भारी मशीनें बनाने का कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, चितरंजन व वाराणसी में रेल इंजन के कारखाने, बेंगलोर में जहाज बनाने का कारखाना, ये कई उदाहरण हैं। तो अब आजकल जो है, जब से हमने उदारीकरण अपनाया है और विनिवेश की नीति अपनाई है, उसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार रुक सा गया है और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेशी विनियोग और विदेशी सहयोग में वृद्धि हुई है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाने तथा 1949 में पंडित नेहरू जी द्वारा विदेशी विनियोजकों को आश्वासन देने से देश में औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी विनियोग तथा विदेशी सहायता में वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जहां 1948 में भारत में निजी क्षेत्र में विदेशी विनियोग का शेष 264.6 करोड़ रुपए था, वो बढ़ करके 1965 में 936 करोड़ रुपए हो गया। और जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनकी अवधि में निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी का विनियोग 671.2 करोड़ रुपए था। इस विनियोग का 177.8 करोड़ रुपए प्रथम योजना में, 192.3 करोड़ रुपए द्वितीय योजना में और 301 करोड़ रुपए तीसरी योजना में प्राप्त हुआ था। तो भारत की अर्थव्यवस्था के विदोहन में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी पूंजीपति भारतीय औद्योगिक साहसियों के साथ मिलकर के उद्योग खोलते हैं। विदेशी उद्योगपति भारत सरकार के साथ भी औद्योगिक उपक्रमों में भागीदार बने हुए हैं। 1957 से 1968 तक की अवधि में विदेशी सहयोग की संख्या 2,959 थी, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 194 कंपनियों की 206 करोड़ रुपए की पूंजी में से विदेशी पूंजी का जो है लगभग 49 करोड़ रुपए था, जो उनके कुल विनियोग का 24% भाग था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निरंतर विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई है। 2010-11 में वैश्विक मंदी के कारण केवल हमें 2138 करोड़ डॉलर तथा 11-12 में 3512 करोड़ डॉलर ही विनियोग प्राप्त हुआ है, किंतु सरकार के निरंतर प्रयासों से 2012-13 में नवंबर तक ये बढ़ करके वापस 1585 करोड़ डॉलर तक होने का जो है लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है।
क्योंकि जहाँ भारत जैसी अर्थव्यवस्था है उनमें जहाँ पूंजी का अभाव है तथा हमारे पास विपुल जनशक्ति जो है बहुत बड़ी जनसंख्या बेकार बैठी है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इन उद्योगों का विकास आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से के साथ ही साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके विकास से अधिक लोगों को रोजगार, अनेक लोगों को नए रोजगार और उत्पादन में अल्पकाल में वृद्धि, विकेंद्रीकरण तथा समाजवाद का आधार बनता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहली योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए 42 करोड़ रुपए, द्वितीय योजना में 180 करोड़ रुपए, तीसरी योजना में 241 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसके पश्चात चौथी योजना में 243 करोड़ रुपए खर्च हुए। विशिष्ट उद्योगों के लिए निगमों की हमने स्थापना की, जैसे हस्तकला बोर्ड बनाए, हथकरघा बोर्ड, कॉपर बोर्ड, लघु उद्योग विकास निगम, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम आदि के साथ जो है उत्पादन सीमा तथा भिन्नता का सिद्धांत भी अपनाया गया। 1965 में लघु उद्योगों या लघु एवं कुटीर उद्योगों में उद्योगों की कुल पूंजी का केवल 11.3% भाग था, पर फिर भी वे कुल औद्योगिक उत्पादन का 32% भाग का उत्पादन कर रहे थे, जो अब 49% भाग है। ठीक है ना। तो फिर भी हम देखें तो जो बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास वो है लघु व कुटीर उद्योगों की अपेक्षा तेजी से हुआ है। नेक्स्ट है फिर एकाधिकार और केंद्रीयकरण को भी बढ़ावा मिला है। क्योंकि 1956 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकना तथा नए साहसियों को प्रोत्साहन देना था, पर औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के दोषपूर्ण कार्यान्वयन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा उद्योगपतियों की स्वार्थपरायणता से विपरीत स्थिति देखने में आई है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों जैसे कि दिया सलाई, विमको व सीमेंट में एसीसी की एकाधिकारी प्रवृत्तियों का ह्रास हुआ है, पर साथ ही कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में औद्योगिक इकाइयों का केंद्रीकरण हुआ है। डॉक्टर R.K. हजारी तथा दत्त समिति ने इसके बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। एकाधिकारी आयोग के प्रतिवेदन से भी पता चलता है कि 100 वस्तुओं में से 65 वस्तुएं ऐसी है जिनका उत्पादन कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में केंद्रित है और वे अपनी एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति से, कृत्रिम अभाव से अनुचित मुनाफाखोरी को बढ़ावा देते हैं। भारत में कुछ बड़े व्यावसायिक समूह जैसे बिरला, टाटा, डालमिया आदि का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है। तो अतः समाजवाद के नए नारे के रूप में जनता सरकार ने 23 दिसंबर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की और फिर कांग्रेस सरकार ने 1980 में फिर नई औद्योगिक नीति लागू की। उससे अब सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होगा, आर्थिक एकाधिकार का गढ़ टूटेगा और नए नए साहसियों को औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने में प्रोत्साहन तथा लाइसेंस देने में उदारता बरती जाएगी। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे हमने उदारीकरण को अपनाया है वैसे वैसे हमने लाइसेंसिंग प्रणाली को लगभग समाप्त ही कर दिया है। फिर वित्तीय संस्थानों की जो है स्थापना की गई है, जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, ऐसे विभिन्न निगमों की स्थापना की गई है। लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए तथा वित्तीय सहायता पर बड़े उद्योगों को दी जाने वाली सहायता पर नियंत्रण रखने के लिए 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। फिर है कि किसी भी देश में क्षेत्रीय विषमता संतुलित विकास में बाधक होती है और इसीलिए भारत सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया है। लाइसेंस देने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का उद्देश्य यही था, पर व्यवहार में ऐसा बहुत ही कम हुआ है। 1969 में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को विनियोग का 15% अनुदान सहायता केवल 50 लाख रुपए के विनियोग तक जो था देने की घोषणा की थी।
राज्य सरकारों ने भी रियायती दरों पर भूमि बिजली की व्यवस्था करने में प्रयत्नशील रही है। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया है, करों में भी रियायतें दी जाती है। तो ये उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक नीतियाँ जिनमें सामयिक संशोधन की प्रवृत्ति हमेशा से जारी रही है, औद्योगिक नीतियों में संशोधन हमेशा से चलते रहे हैं। 1948 के बाद 1956 की औद्योगिक नीति, 1966 से 1968 तक उद्योगों में शिथिलता को रोकने के लिए नई इकाइयों की स्थापना व पुरानी इकाइयों के विस्तार की मुक्ति प्रदान की। 18 फरवरी 1970 को फिर नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा। 14 मार्च को फिर उसमें कुछ संशोधन करना तथा 25 अक्टूबर 1975 एवं 1978 तथा 1982 में लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन नीतियों की लोचता तथा व्यवहारिकता को प्रदर्शित करती है कि जैसे जैसे हमें लगा कि इन नीतियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, हमने समय समय पर उनमें परिवर्तन किया गया है। इसमें डॉक्टर हजारीदत्त समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग और एकाधिकार आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 23 दिसंबर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, किंतु पुनः कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होते ही 23 जुलाई 1980 को फिर नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई। 1982, 1983, 1984, 1985 में लाइसेंसिंग नीति में संशोधन की घोषणा निरंतर की जाती रही है। इसके बाद 1991 में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों के अंतर्गत औद्योगिक नीति में काफ़ी परिवर्तन एवं सुधार लागू किए गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की लाइसेंसिंग नीति में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बड़े व्यावसायिक समूहों को लाइसेंस देने में उदारता बरती जाए। इसके अलावा कृषिजन्य उद्योगों में सहकारिता का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। भारत जो दूसरों की सहायता से उद्योग स्थापित करता था, स्वयं दूसरे देशों में औद्योगिक सहयोग कर रहा है। भारतीय उद्योगपति अफ्रीका, नेपाल, लैटिन अमेरिका में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक विकास की गति तेज ही नहीं हुई है, बल्कि भावी औद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार भी तैयार हो गया है। उत्पादन में विविधता आई है, औद्योगिक संरचना में पूंजीगत व आधारभूत उद्योगों का आधार मजबूत बना है। समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। औद्योगिक केंद्रीकरण को रोकने के प्रयास किए गए हैं और उसके अनुसार ही लाइसेंसिंग नीति को संशोधित किया गया है और नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया गया है। तो इस प्रकार से अब हम इस टेबल में 1950-51 से लेकर के और 2013-14 तक विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनकी प्रगति हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ लोहा एवं अयस्क 1950-51 में 38 लाख टन का उत्पादन हो रहा है, जो 2013-14 में 1750 लाख टन हो गया, यानी कितने बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी प्रकार से लास्ट में हम चीनी देखें तो 11.2 लाख टन का उत्पादन था 50-51 में, जो बढ़ कर के 235 लाख टन हो गया है। मशीनरी को देखिए, जहाँ 1950-51 में केवल 30 लाख रुपए की मशीनरी हमारे यहाँ बनाई जाती थी, जो बढ़ कर के 13-14 में 2,86,500 लाख रुपए की बनना शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से निरंतर जो है स्वतंत्रता के बाद योजना काल में हमारा औद्योगिक विकास हुआ है।